हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास टेंथ का आज हम लोग पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन जो होने वाला है ये बायोलॉजी का क्वेश्चन होने वाला है। तो आज इसको हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से समझेंगे। जो जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उन्हीं सब क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इनमें 10 सवाल लिया गया है। कितना सवाल लिया गया है? 10 सवाल लिया गया है। और ये सभी 10 सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो उन्हीं सब क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसको हम लोग शुरुआत करते हैं। और हाँ, आप वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इसको हम लोग। देखिए सवाल नंबर 1 क्या कहता है। सवाल नंबर 1, ये सवाल क्या कहता है, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पूछा गया है एग्ज़ाम में, ढेरों बार पूछा गया है। तो उस हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं क्या भूमिका है इसके। सवाल नंबर 1, हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है। हम आपको पहले डायग्राम दिखाते हैं, पहले अमाशय दिखा देते हैं, क्योंकि अमाशय के बाद आ जाना तो आपको हम अमाशय दिखा देते हैं। ठीक है, ये अमाशय रहा, यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये वाला अमाशय, यहाँ से ये वाला, ये क्या है आपका अमाशय है। ठीक है, और अमाशय में जो अम्ल निकलता है उस अम्ल का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या नाम है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है भाई। और ये अम्ल क्या करता है, जो हम खाते हैं भोजन, यहाँ से देखिए, यहाँ पे जो जो भी भोजन गया, इसमें तो दिख नहीं रहा है, हम काला कलम चलाते हैं। ठीक है, तो जो खाना आप ऊपर से आया आया आया, ठीक है भाई, तो ये अमाशय है। ये क्या है? ये अमाशय है, अमाशय है, अमाशय है। तो इसमें रहता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। क्या रहता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल रहता है। तो जो भी खाना खाते हैं तो ये अम्ल क्या करता है, ये अम्ल आपके भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या करता है? अम्लीय बना देता है। ये अम्ल क्या करता है, आप जो खाते हैं उस भोजन को क्या करता है, ये अम्लीय बना देता है। ठीक है, अच्छा, ये अम्ल का स्राव कहाँ होता है, कहाँ से होता है? अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? इस अमाशय से होता है। ठीक है, अमाशय स्राव होता है। जो भी खाते हैं, जो भी आपके पेट में आता है, तो उस भोजन को ये अम्लीय कर देता है। और साथ ही साथ अम्लीय तो करता ही करता है, और जो आपके भोजन में जो रोगाणु रहता है उसको भी ये नष्ट कर देता है। क्या करता है? नष्ट कर देता है। कौन? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो अमाशय से कौन सा अम्ल स्राव होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव होता है। यह भोजन को अम्लीय कर देता है, यह उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए इसको हम लोग भाषा बना के अच्छे से लिखे हैं, समझते हैं इसको। जो लिखेंगे एग्जाम में क्या लिखेंगे, तो हम एक बार पहले बोल देते हैं। भोजन के पाचन में अमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अहम भूमिका होती है। अम्ल भोजन को अम्लीय कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भोजन को अम्लीय कर देता है और उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट भी कर देता है। ठीक है, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे भी हैं। भोजन के पाचन में अमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अहम भूमिका है। यह भोजन को अम्लीय बनाता है और उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट कर देता है। ठीक है, क्या लिखें? भोजन के पाचन में अमाशय से निकलने वाले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अहम भूमिका है, अहम भूमिका है। ठीक है, यह भोजन को अम्लीय बना देता है और उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट भी कर देता है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा आप। अच्छा देखिए, एग्ज़ाम में तो यहाँ तक लिख देंगे भाई, चलो ठीक है, लिख दिए एग्ज़ाम में। लेकिन हम क्या कहें, आप यहाँ पे आए हैं तो हम यहाँ पे एग्ज़ाम में तो यहाँ पे इतना सा लिख ही देंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव के लिए ना, तो यहाँ पे आप एक दो बात याद भी रखिएगा। जैसे क्या याद रखिएगा? अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। क्या करता है? अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। तो हम कुछ पॉइंट लिखे यहाँ पे, ये भी जान लीजिए आप। कुछ नहीं, खास पॉइंट नहीं है ये, थोड़ा लेकिन ऑब्जेक्टिव में कम आ जाएगा आपको। जैसे इसी से पॉइंट निकाले हैं कि अम्ल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बना देता है। अम्ल भोजन को अम्लीय बना देता है। और ये अम्ल क्या करता है? जो उस भोजन में रोगाणु रहता है उसको भी क्या करता है? ये नष्ट कर देता है, जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। ठीक है, इन्हीं सब पॉइंट को याद रखिएगा आप। ठीक है, एक पॉइंट और भी लिखे हैं। यह पाचन एंजाइमों को सक्रिय करता है, एक पॉइंट और है। यह प्रोटीन को तोड़ता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। तो अगर इन बातों को भी याद रखिएगा तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 है, अम्ल भोजन को अम्लीय बनाता है। दूसरा पॉइंट, यह भोजन में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट कर देता है। पॉइंट नंबर 3, यह पाचन एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। ठीक है, नंबर 4 में क्या बोलेंगे? यह प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ता है और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करता है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा आपके लिए। ठीक है, लेकिन हाँ परिभाषा में पूछा जाए तो हमारे अमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है, तो यहीं तक लिखना है आपको। ठीक है,
तो ये रहा अमाशय, हम आपको दिखा भी दिए। और यहाँ पे ये यकृत भी है, ये यकृत लीवर है, लेकिन ये तो हड्डी के अंदर है तो दिख नहीं रहा होगा अच्छा से। और ये अमाशय रहा आपका अमाशय, और उसके नीचे अग्न्याशय है, फिर बड़ी आंत, फिर छोटी आंत। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 2 पे। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। अम्ल का काम क्या है? यह भोजन को अम्लीय बनाता है और उसमें उपस्थित रोगाणु को नष्ट कर देता है। सवाल नंबर आते हैं दूसरे पे। देखिए सवाल नंबर दूसरा कहता है पित्त क्या है? पित्त क्या है? पित्त क्या है? देखिए फिगर समझाते हैं आपको हम। देखिए ये बन गया हम सबका लीवर। ये क्या है? ये लीवर है, यकृत है, यकृत ग्रंथि है ये। ठीक है, यकृत, लीवर कहते हैं इंग्लिश में इसको हम लोग, लीवर ना कहते। कलेजा, कितना बड़ा कलेजा हो गया है, देखिए यही कलेजा है। क्या है ये? कलेजा। हम सब घर में क्या बोलते हैं? कलेजा। देखते हैं कलेजा में कितना दम है, नहीं ये कलेजा है, लीवर, यकृत। ठीक है, देखिए इसमें जो आपको ये दिख रहा है, ये वाला, अच्छा नहीं दिख रहा है, ये हम दिखाते हैं, लाल कलम से दिखाते हैं आपको। ठीक है, ये लाल कलम से दिखाते हैं। ये जो दिख रहा है आपको, ये थैली की तरह दिख रहा है आपको। बोलेगा ये थैली कहाँ से आ गया भाई, यकृत में थैली कहाँ से आ गया? ये हरा रंग का है। ठीक है, ये थैली जो है, इस थैली का नाम है पित्ताशय। नाम क्या है इसका? पित्ताशय। और इसमें ना पित्ताशय में हरा रंग का जूस भरा रहता है। हरा रंग का जूस भरा रहता है। क्या बोलेगा अब? जूस। इसमें अंदर में जूस, हाँ भाई इसको हम लोग जूस ही कहते हैं। नाम है इसका बाइल जूस। नाम क्या है इसका? बाइल जूस। ये पीने वाला जूस नहीं है, ये पीजिएगा मत, ये बाइल जूस है। इसको कहते हैं हम लोग पित्त। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? हम लोग पित्त कहते हैं। और ये हरा रंग का होता है। किस रंग का होता है? ये हरा रंग का है। और ये क्षारीय है। कैसा गुण है इसका? क्षारीय है। और ये तरल होता है। तरल मतलब द्रव अवस्था में रहता है, ये तरल। क्या बोलेंगे? पित्त जो है ये कहाँ रहता है? ये पित्ताशय में रहता है। पित्ताशय में जैसा कलर कैसा होता है? हरा कलर का होता है। इसको इंग्लिश में हम लोग बाइल जूस कहते हैं। और इसका गुण कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। क्या होता है? ये क्षारीय होता है। ठीक है, अच्छा बोलिएगा ये निकला कहाँ से? तो बोलेंगे यकृत से निकला। कहाँ से निकला? ये यकृत से निकला। लेकिन यकृत में ही सटा हुआ है ये, तो ये यकृत से निकलता है। ये जो थैली है, ये पित्ताशय है, ये कहाँ जुड़ा हुआ है? ये कलेजा से जुड़ा हुआ है, आपके लीवर से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये यकृत से जुड़ा हुआ है। तो ये इसका जो स्राव होता है, ये पित्त निकलता कहाँ से है? ये निकलता है यकृत से। कहाँ से निकलता है? ये यकृत से, यकृत ग्रंथि से इसका स्राव होता है। और ये पित्त पित्ताशय में जमा रहता है। पित्त का गुण क्षारीय होता है। पित्त का गुण कैसा होता है? क्षारीय होता है। ठीक है, और ये ना क्या करता है, जो अब भोजन जो अभी अम्लीय हुआ था ना, उसको ये अम्लीय गुण को ये नष्ट करके क्षारीय कर देता है। क्या करता है? क्षारीय बनाता है, क्योंकि गुण क्षारीय होता है। पित्त गुण कैसा होता है? क्षारीय होता है। तो जो भोजन अम्लीय हुआ था तो उसको क्या करता है? ये उसके अम्लीय गुण को ये नष्ट कर देता है और ये क्षारीय गुण कर देता है भोजन का। ठीक है, और क्या करता है ये वसा का बड़ा बड़ा अणु को ये छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। वसा के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कण में तोड़ देता है। वसा के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कण में क्या करता है? ये तोड़ देता है। ठीक है, इन सब बात को भी ध्यान रखिएगा। अच्छा पूछा, ये बताइए पित्त कहाँ जमा रहता है? पित्ताशय में जमा रहता है। कहाँ जमा रहता है? ये पित्ताशय में जमा रहता है। ये इसका गुण कैसा है? क्षारीय है। कैसा? ये क्षारीय है। ठीक है, ये रहता कहाँ है? पित्ताशय में रहता है। ये निकलता कहाँ से है? ये यकृत से निकलता है, ये लीवर से निकलता है। ठीक है, तो इसी बात को हम यहाँ पे लिखे भी है। देखिए सबसे पहली बात क्या लिखे हैं? पित्त एक तरल क्षारीय पदार्थ होता है। पित्त एक तरल क्षारीय, यहाँ पे क्षारीय भी लगा देते हैं, अच्छा रहेगा। पित्त एक तरल क्षारीय पदार्थ होता है। ठीक है, लिखना भूल गए यहाँ पे। पित्त एक तरल क्षारीय पदार्थ होता है जो यकृत ग्रंथि से, यही मतलब लीवर से, लीवर ग्लैंड, ये यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है और शरीर में पाचन क्रिया में मदद भी करता है। क्या बोलेंगे? पित्त एक तरल क्षारीय पदार्थ होता है जो यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। यकृत मतलब यही यकृत है, यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है। यह शरीर में पाचन क्रिया में मदद करता है। यही लीवर से निकला है, मतलब यहीं से स्रावित हुआ है ये। ठीक है, आगे क्या बोलेंगे इसके बारे में? तो इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब देखिए इसके बारे में ना तो हम कार्य भी यहाँ पे तो लिखेंगे ही, और इसका कुछ ना पॉइंट हम लिखा देते हैं आपको। जिस तरह उसका हम लिखा है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या भूमिका है, तो यहाँ पे भी आपको हम कुछ बता देते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। पित्त क्या होता है? ये लीवर में बनता है। कहाँ बनता है? ये लीवर में बनता है और पित्ताशय में जमा रहता है। मतलब पित्त यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। पित्त भोजन को पचाने में मदद भी करता है। अगला, पित्त शरीर में हार्मोन और एंजाइम को नियंत्रित करता है।
पित्त शरीर में हार्मोन और एंजाइम को नियंत्रित करता है, और पित्त ना हमारे शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, ये भी याद रखिएगा। अगला वही होगा, पित्त शरीर के तापमान को भी क्या करता है, नियंत्रित करता है। पित्त शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करता है, और पित्त रक्त और त्वचा को रंग भी देता है। पित्त क्या करता है, रक्त और त्वचा को रंग भी देता है। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट है, इसको याद रखिएगा आप। ऑब्जेक्टिव में कम आ जाएगा ये। क्या क्या बोलेंगे, पहला परिभाषा याद रखिएगा, पित्त क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये पूछा गया सवाल है ये पित्त के बारे में। पित्त क्या है, मनुष्य के पाचन में इसका क्या महत्व है, तो क्या बोलेंगे, पित्त एक तरल क्षारीय पदार्थ होता है जो यकृत ग्रंथि से स्रावित होता है, और यह शरीर में पाचन क्रिया में मदद करता है। ठीक है, लेकिन ये पॉइंट कुछ हम अपने मन से लिखाएं, आपको ये याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे ये सवाल में लिखने बोला नहीं था, लेकिन हम पित्त के बारे में बात हो रही थी, तो इसीलिए हम क्या कर दिए, आपको यहाँ पे बता दिए कि पित्त लीवर में बनता है, मतलब यकृत में बनता है और पित्ताशय में जमा होता है। ठीक है भाई, पित्त भोजन को पचाने में मदद भी करता है। पित्त शरीर में हार्मोन और एंजाइम को नियंत्रित करता है। पित्त शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, और पित्त रक्त और त्वचा को रंग भी देता है। तो इन सब बात को आप याद भी रखिएगा। ठीक है, अब आते इसके कार्य पे, कहाँ पे आएंगे हम लोग, अब इसके कार्य पे आएंगे। देखिए कार्य क्या करता है, तो अभी आपको कार्य हम बताएं कि ये क्या करता है, जो भी वो अम्लीय कायम आया था वहाँ से करता है, उसको क्षारीय करता है। क्या करता है, ये क्षारीय बनाता है। और क्या करता है, दूसरा क्या बताया अभी आपको, वसा का जो बड़ा बड़ा कण था, वसा का जो बड़ा बड़ा कण था उसको छोटा छोटा कण में तोड़ देता है ये। ठीक है, तो देखिए क्या क्या लिखे हैं, कार्य, 2 कार्य देख लेते हैं इसका। वही लिखे हैं, पहला कार्य क्या लिखे हैं बताइए, पहला कार्य क्या है, पित्त अमाशय से ग्रहणी में आए अम्लीय कायम, जो अम्लीय, जो अभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला था, जो अम्लीय बना था, वो अम्लीय कायम की अम्लीयता को नष्ट कर देता है, और उसे करता है ये क्षारीय बनाता है, क्योंकि पित्त गुण कैसा है, क्षारीय तरल पदार्थ है ये। ठीक है, दूसरा में क्या बोलेंगे इसके बारे में हम लोग, दूसरा में बोलेंगे कि ये क्या करता है, पित्त भोजन में वसा के बड़े कण को सूक्ष्म कणों में, मतलब छोटे छोटे कणों में क्या करता है, तोड़ने में मदद करता है। तो ये इसका कार्य हो गया, ये भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा। ठीक है, पित्त क्या करता है, ये क्षारीय कर देता है भोजन को, और क्या करता है, दूसरे बात में क्या बोलेंगे, यह वसा के बड़े बड़े कण को छोटे छोटे कणों में क्या करना है, तोड़ने में मदद कर देता है ये। ठीक है, तो यह इसका कार्य भी हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आते हैं हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर देखते हैं तीसरा क्या कहता है। देखिए सवाल नंबर तीसरा तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सब सवाल ना पूछा गया एग्जाम में है। दीर्घ रोम क्या होता है, सवाल नंबर 3, दीर्घ रोम क्या है, इसके कार्य को लिखें, इसके कार्य को लिखें। देखिए हम आपको बताते हैं, अच्छे थोड़ा समझाते हैं। दीर्घ रोम ना ये छोटी आंत में, याद रखिएगा, छोटी आंत में, हमको फिगर से भी समझाएंगे, पहले आप एक बात जान लीजिए। पहले छोटी आंत में क्या होता है, उंगली के जैसा, उंगली के तरह आकृति होता है, ऐसे ऐसे उंगली की तरह, बहुत संख्या में, हजारों की संख्या में ऐसे आकृति उभरा हुआ रहता है, उंगली की तरह। किस प्रकार का, अंगुली की तरह रहता है, अंगुली की तरह, अंगुली की तरह रहता है, और हजारों की संख्या में रहता है, हजारों की संख्या में। आपको दिखाते हैं हम, देखिए उंगली की तरह है, और कितनों संख्या में है ये, हजारों की संख्या में। कहाँ पाया जाता है ये, छोटी आंत में। कहाँ पाया जाता है ये, छोटी आंत में, छोटी आंत में रहता है ये। ठीक है, ये छोटी आंत में। अगर थोड़ा और आपको अच्छे से दिखाते हैं, थोड़ा नज़दीक से देखिए, यहाँ आप देखिए, उंगली की तरह दिखाई दे रहा है ना, उंगली की तरह, ये किस तरह दिखाई दे रहा है, ये उंगली की तरह दिखाई दे रहा है। उंगली नुमा संरचना होता है ये, और उसी संरचना क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ रोम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, दीर्घ रोम कहते हैं। और इस संख्या कितनी होती है, हजारों होती है, इन हजारों से मिलता है, हमको ज़्यादा होगा यहाँ पे। और ये पाया कहाँ जाता है, छोटी आंत में पाया जाता है, यही दीर्घ रोम है। ये क्या है, ये दीर्घ रोम है। बस इनमें आया। अब से पूछा बताइए दीर्घ रोम क्या है, दीर्घ रोम कहाँ पाया जाता है, ये छोटी आंत में पाया जाता है। ये उंगली नुमा संरचना होती है, और ये हजारों की संख्या में मौजूद रहता है छोटी आंत में। ठीक है, देखिए लिखे भी हैं इसके बारे में, क्या लिखे हैं, छोटी आंत के भीतरी दीवार पर हजारों अंगुली नुमा जैसी रचनाएं भरी रहती है, भारी नहीं, यहाँ पे भरी होगा। ठीक है, भरी रहती है, उन्हें दीर्घ रोम कहते हैं। यही जो उंगली नुमा संरचना दिख रहा है ना, हजारों की संख्या में, ये छोटी आंत के भीतरी दीवार में है, ये अंदरूनी दीवार में है ये। तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, इस रचना को क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ रोम कहते हैं। और ये सवाल ना पूछा गया है, एग्जाम में पूछा गया है, ये क्वेश्चन बैंक में मिलेगा आपको, देखिएगा ध्यान से। तो छोटी आंत की भीतरी दीवार पर हजारों उंगली नुमा जैसी संरचनाएं भरी रहती है, उन्हें क्या कहते हैं हम लोग, दीर्घ रोम कहते हैं। ठीक है, अब इसके कार्य को भी हम लोग जान लेते हैं। देखिए इसका मुख्य कार्य क्या है, भोजन को
अवशोषण करना। क्या करता है, इसका मुख्य कार्य क्या है, इसका मुख्य कार्य जो है वो भोजन का क्या है, अवशोषण करना है। क्या है, अवशोषण करना है। ठीक है, अगला क्या कार्य है, कहता है दीर्घ रोम के जरिए पचे हुए भोजन से पोषक तत्व अवशोषित होकर रक्त में मिल जाते हैं, क्योंकि इसी से ना जुड़ा हुआ रहता है। क्या रहता है, इसी से जुड़ा हुआ रहता है, इसी से जुड़ा हुआ रहता है, रक्तवाहिनी सब जुड़ा रहता है। इसी दीर्घ रोम जो ये उंगली नोक संरचना दिख रहे हैं, उसी से क्या होता है, ये रक्तवाहिनी भी जुड़ा रहता है। तो जो पोषक भोजन से पोषक तो जो अवशोषित होता है वो इसी से होकर के रक्त में क्या होता है, मिल जाता है। तो पहला क्या बोलेंगे, पहला कार्य क्या है इसका, ये इसका मुख्य काम क्या है, भोजन का अवशोषण करना है। क्या है इसका मुख्य काम, भोजन को अवशोषण करना है। दूसरा काम क्या बोलेंगे, दीर्घ रोम के जरिए, मतलब इसी के जरिए क्या होता है, भोजन से जो पोषक तत्व अवशोषित हुआ वो किसे मिलता है, रक्त में मिल जाता है। ठीक है, तो हम लोग दीर्घ रोम जान लिए, ये हजारों उंगली नुमा संरचना भरा रहता है कहाँ पे, छोटी आंत में, उसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ रोम। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था, उम्मीद करते समझ में आया होगा। आते अब हम लोग अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4 क्या कहता है, सवाल नंबर 4, श्वसन की परिभाषा दे। ठीक है, ये श्वसन तो आपको हम बहुत बार बताए हैं भी हैं कि क्या होता है। पहले फेफड़ा दिखा देते हैं आपको, फेफड़ा देख लीजिए। देखिए कहाँ से सांस लेते हैं हम लोग, नाक से लेते हैं। अच्छा, मनुष्य का जो श्वसन अंग है, सांस लेने का जो अंग है वो कौन सा अंग है, नाक से सांस लेते हैं ना हम लोग। ठीक है, लेकिन फेफड़ा बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, फेफड़ा बोलते हैं। नाक से शुरू होता है, फेफड़ा, फेफड़ा में जाता है हमारा सांस, उसे जो लेते हैं। ठीक है, श्वसन में होता क्या वास्तव में, जो आप ग्लूकोज आपका शरीर में रहता है C6H12O6 जो रहता है, जो आप सांस लिए, ऑक्सीजन जो लिए, तो वो क्या करता है, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज क्या करता है, तोड़ देता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में, जल में, और इस दौरान क्या करता है, ऊर्जा भी मुक्त करता है। इसलिए हम बोलते भी हैं कि श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया भी है। ठीक है, तो इसमें मेनली यही होता है कि जो आप सांस लेते हैं ना, तो सांस में क्या लेते हैं आप, ऑक्सीजन लेते हैं। क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, और वो ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज क्या करता है, तोड़ देता है, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त करता है। ठीक है, ये आपका नाक रहा, यहीं से आप सांस लेते हैं। ये देखिए लाल कलर जो दिख रहा है, ये फेफड़ा है आपका, फेफड़ा में गया, इधर से निकली हुई है ये। ठीक है, लिखेंगे कैसे इसको, देखिए क्या बोलेंगे, परिभाषा क्या बोलेंगे, वही बोलेंगे कि जब श्वसन की अभिक्रिया में ग्लूकोज क्या होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा बनाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन कहते हैं। ठीक है, इसी बात को यहाँ पे लिखें। एक बार फिर से बोल दें कि श्वसन की प्रक्रिया में, या बोल सकते हैं ऐसे शुरुआत की, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा मुक्त करती है, तब इस संपूर्ण क्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन कहते हैं। इसी को यहाँ पे लिखे भी हैं, क्या लिखे हैं भाई, देख लीजिए। कहता है कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन कहते हैं। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट करके ऊर्जा उत्पन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। इसमें क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी बनता है। ठीक है, तो इस संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहते हैं हम लोग, श्वसन कहते हैं। समीकरण भी लिखना होगा, समीकरण बहुत जरूरी है, तो यहाँ पे समीकरण भी लिख देना होगा आपको। ठीक है, जो हम समीकरण अभी बताया आपको, C6H12O6 + 6O2, और यहाँ पे क्या बना, 6CO2 बना, और 6H2O प्लस ऊर्जा। अच्छा, यहाँ पे ऊर्जा जो निकला, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया भी। कैसी अभिक्रिया है ये ऊर्जा जो बना, इसका मतलब ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। तो ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है, टूट जाता है, और बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊष्मा के रूप में ऊर्जा मुक्त होता है। इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग, ये कैसे अभिक्रिया, एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। कैसे अभिक्रिया, ये ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, और श्वसन का बात किया जाए तो श्वसन 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक का नाम है वायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन, और एक का नाम है अवायवीय श्वसन। ठीक है, वायवीय में क्या होता है, बात याद रख लीजिए। वायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है, और अवायवीय में क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज टूटता है। ठीक है भाई, दूसरी बात रखिए, वायवीय श्वसन जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, और ये जो संपन्न होता है ये यीस्ट में संपन्न होता है, ये यीस्ट में संपन्न होता है। ठीक है, इसमें एथेनॉल भी बनता है, अवायवीय में एथेनॉल बनता है, जबकि इसमें एथेनॉल नहीं बनता है। वायवीय में नहीं बनता है, अवायवीय में बनता है, और वायवीय में ना अधिक ऊर्जा निकलता है, अधिक ऊर्जा। ठीक है, और इसमें थोड़ा अल्प मात्रा में निकलता है। तो ये सभी बता दिया आप, तो ये अंतर भी हो जाएगा, तो अंतर वाला भी क्वेश्चन है, तो इन बातों को भी ध्यान में रखिएगा आप। ठीक है, क्या क्या बात बोले यहाँ पे,
पहली बात तो श्वसन पढ़ लिया भाई। श्वसन क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज क्या होता है, टूटता है, क्या बनाता है, ऊर्जा बनाता है, और उस दौरान क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल भी बनता है। तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। कोशिका में ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का टूटकर ऊर्जा उत्पन्न करने की संपूर्ण प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। समीकरण भी याद रखना होगा आपको, C6H12O6 + 6O2 बनता है 6CO2 + 6H2O ऊर्जा, क्योंकि उष्मा के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग उष्मा क्षेपीय विक्रिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब श्वसन कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक का नाम है वायवीय श्वसन और एक का नाम है क्या है, अवायवीय श्वसन। ठीक है, यहाँ पे दोनों को हम अलग अलग डब्बा से घेर देते हैं। पहला क्या बोलेंगे, वायवीय श्वसन जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, लेकिन ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। अवायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है, लेकिन वायवीय ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक है, क्या बोलेंगे अगला, वायवीय श्वसन जो होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, लेकिन अवायवीय ईस्ट में संपन्न होती है। तीसरा क्या बोलेंगे, वायवीय में क्या होता है, एथेनॉल का निर्माण नहीं होता है, लेकिन अवायवीय में एथेनॉल का निर्माण हो जाता है भाई। चौथा क्या बोलेंगे, वायवीय में ऊर्जा अधिक मात्रा में निकलता है, अधिक मात्रा में, ज़्यादा मात्रा में निकलता है, इसमें अधिक मात्रा में निकलता है, और इसमें क्या निकलता है, ये अल्प मात्रा में। तो ये भी बात याद रखिएगा। अच्छा, श्वसन क्या है, एक ऊष्माक्षेपीय विक्रिया भी है। ठीक है, आते हैं हम लोग अब अपने मुद्दे पे। श्वसन से शरीर में ऊर्जा पैदा होती है। ठीक है, हमारा शरीर की क्या होता है, गर्म रहता है। अगर श्वसन क्रिया हो रहा है हमारे शरीर में तो हमारा शरीर भी क्या होता है, गर्म होता है, क्योंकि इस दौरान ऊर्जा भी निकलता है। लेकिन जो आदमी सांस नहीं लेता है, जो मरा हुआ इंसान है, तो उसका शरीर क्या होता है, बॉडी ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो सांस नहीं ले रहा है, श्वसन क्रिया उसमें नहीं हो रही, तो उसमें ऊर्जा भी नहीं निकलता है। ठीक है, कुछ और बात भी याद रखिएगा, ये 2 पॉइंट लिखे हैं यहाँ पे। श्वसन 2 प्रकार का होता है, नाम क्या है उसका, अवायवीय श्वसन और वायवीय श्वसन। इसका एक और नाम है, वायवीय को ना ऑक्सी श्वसन भी बोला जाता है, ऑक्सीजन बोला जाता है वायवीय को, और अवायवीय को अनॉक्सी श्वसन भी बोला जाता है। ठीक है, अगला क्या है, वायवीय श्वसन में कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प और ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा पैदा होती है, किसमें, वायवीय में, और अवायवीय में थोड़ा कम मात्रा में पैदा होती है ऊर्जा। ठीक है, आते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर क्या कहता है, 5। सवाल नंबर 5 इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी पूछा गया, सभी इंपॉर्टेंट ही है, पूछा हुआ सवाल ही है। कहता है सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण लिखें। तो सजीव अगर जो जिंदा है उसमें क्या देखते हैं, जैसे हम मनुष्य हैं तो हम क्या देखते हैं, मेरे में क्या दिखेगा कि मेरे में क्या लक्षण होगा। सबसे पहली बात तो हम खाना खाते होंगे, भोजन खाते होंगे भाई, हम लोग खाते होंगे, दूध पीते होंगे, फल खाते होंगे, गाजर, नींबू, अंगूर, सेब, ये सारा फल हम खा सकते हैं। मतलब पोषण की क्रिया होती है हमारे में, क्या होती है, पोषण। पहला क्या बोलेंगे हम लोग, पोषण कर सकते हैं, पोषण होता है हमारे में। ठीक है, दूसरा क्या बोलिएगा, हम लोग सांस लेते हैं, क्या लेते हैं हम लोग, सांस लेते हैं, मतलब ऑक्सीजन लेते हैं भाई। ठीक है, तीसरा क्या बोलेंगे, तीसरा बोल सकते हैं कि हम प्रजनन कर सकते हैं, बच्चों को जन्म दे सकते हैं, प्रजनन की क्रिया हो सकती है। पहला पोषण, दूसरा क्या बोलेंगे, श्वसन, तीसरा क्या बोलेंगे, प्रजनन। तभी तो हमारा जनसंख्या इतना बढ़ रहा है, तभी तो हमारा अस्तित्व बना हुआ है। नहीं तो अगर प्रजनन नहीं करेंगे तो एक पीढ़ी आएगा फिर ख़त्म हो जाएगा दुनिया ही। लेकिन हम सब में प्रजनन करते हैं, इसलिए पीढ़ी दर पीढ़ी होते रहता है। तो इस तरह से हम मनुष्य का अस्तित्व प्रकृति में बना हुआ भी है। ठीक है, देखिए पहले बच्चा, बड़ा, इसमें क्या वृद्धि और विकास भी हो रहा है ना। एक बात ये भी लिख दीजिए इसमें नंबर 4 में कि पहले छोटा था, फिर बड़ा, फिर बढ़ा, फिर बढ़ा। तो ये सजीव क्या होता है, बढ़ता है। फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। मतलब क्या हुआ, यहाँ से पहले छोटा था, बड़ा 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 हो गया, मतलब कौन सी वृद्धि हुआ, क्या हुआ, वृद्धि हुआ। और देखिए विकास भी हो रहा है, पहले तो ये बढ़ा, मतलब क्या, वृद्धि हुआ, अब विकास भी हो रहा है। देखिए, अच्छा बताइए, आप ही से पूछते हैं, किस में ज़्यादा मतलब सोचने का क्षमता होगा, जो ये 30 साल की है या जो 35 साल की, अनुभव किसको ज़्यादा होगा, 35 साल वाले को। 35 साल से ज़्यादा अनुभव किसको होगा, ये बूढ़ी औरत को होगा। तो मतलब विकास भी हमेशा बढ़ते रहता है, तो वृद्धि एवं विकास बोलेंगे इसको हम लोग। ठीक है, वृद्धि एवं विकास अलग अलग चीज़ है। वृद्धि ना एक समय पे जाके रुक जाता है, वृद्धि आप बढ़ नहीं सकते हैं। एक अगर आप 5 फीट के हो गए या 6 फीट के हो गए तो आप वृद्धि आपका रुक गया। ठीक है, लेकिन विकास ना हमेशा जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया होती है। वृद्धि एक समय पे रुक जाती है, लेकिन विकास जीवन तक, जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपका विकास होते रहेगा। कहा भी जाता है वर्म टू टॉम तक, मतलब क्या, जन्म से, माँ के कब्र से लेकर के कब्र तक, गर्भ से लेकर कब्र तक, गर्भ से लेकर के कब्र तक, गर्भ से कब्र तक विकास चलते रहता है, कब्र तक। ठीक है, तो ये सब बातें थी, तो इसको लिख भी दिया यहाँ पे, शायद हम पहले मिटाते हैं सबको। सजीवों के मुख्य 4 लक्षण निम्नलिखित हैं। 4 पूछा था, 4 बता दिए। पहला पोषण हो गया, दूसरा श्वसन हो गया, तीसरा प्रजनन हो गया, चौथा क्या हो गया, वृद्धि एवं
विकास। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, पूछा गया था सवाल ये। आते हैं अगले सवाल पे हम लोग। अब पढ़ेंगे हम लोग दांत। ये सवाल ही पूछा गया था, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। पूछा गया दांत के बारे में, कहता है मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, उनके नाम तथा कार्य लिखें। तो दांत जो होता है मनुष्य में ना, वो 4 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। पहला का नाम है इंसाइजर। इंसाइजर, हम लोग इसको कर्तनक भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम लोग कर्तनक भी कहते हैं। ठीक है, अगला का नाम है केनाइन। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं भेदक, या तो रदनक भी कहते हैं इसको हम लोग, ऐसे ही नाम कुछ करके है, लेकिन इंग्लिश में केनाइन कहते हैं। ठीक है, अगला है प्रीमोलर, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक कहते हैं। और एक का नाम है मोलर, इसको कहते हैं हम लोग चवर्णक। आपको हम दिखाते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, देखिए यही दांत है, ये दांत है। ठीक है, कितना सफ़ेद दांत है, रोज़ मुंह धोती हो गई है। धोते तो हम सब भी है नहीं, लेकिन इतना दांत चमकीला है हम सबका। ठीक है, देखिए इसमें तो अगर दिखाना चाहें आपको, तो ये दोनों जो दिख रहा है आपको शुरुआत के, ये दोनों, ठीक है, यहाँ से 2 भाग में तोड़ देते हैं इसको 20 से अगर 2 भाग में बांट देते हैं इसको। ठीक है, इसका मुंह को काट देते हैं। ठीक है, समझने के लिए ये जो शुरुआत का दांत है, 1 नंबर, अच्छे समझिएगा। ठीक है, देखिए आपको हम काट के समझाते हैं अच्छे से। बेचारी का मुंह हम लोग के पल्ले पड़ गई है, इसको काट देते हैं 20 से। ठीक है, अब देखिए ये शुरुआत जो 2 दांत दिख रहा है आपको, ये 2 दांत जो दिख रहा है, ये 2 ठो, ये 1 और ये 1, ये 2 दांत, ये दोनों आपका जो है, ये आपका ये है कर्तनक। क्या ये आपका कर्तनक है, इंसाइजर है। ठीक है, और उसके बाद 1 ठो ये वाला ये 1 तीसरे नंबर पर जो दिख रहा है आपको, तीसरा नंबर पे जो दिख रहा है, तीसरा नंबर पे ये वाला, तीसरा नंबर पे, अरे क्या हो गया, ये तीसरा नंबर पे जो दिख रहा है, मिटाते पहले इसको, 3 लिखा या नहीं सही से हम सबका। ये जो दिख रहा है आपको, ये है आपका केनाइन। केनाइन है ये आपका, मतलब भेदक बोल सकते हैं या रदनक। केनाइन है ये, क्या है ये? केनाइन है। आपको ना उसमें हम फिगर में अच्छे से समझाते हैं। ठीक है, थोड़ा एक और फिगर लिए हैं, आपको इसमें अच्छे समझ में आ जाएगा। रुकिए, देखिए अगर हम इसको 20 से बांट दें, क्या कर दें इसको हम लोग 20 से बांट दें, जैसे इसमें लगा किए थे हम लोग, ये ऊपर का जबड़ा है और ये नीचे का जबड़ा है। ठीक है, ये ऊपर का, ये ऊपर जबड़ा हुआ, ये नीचे वाला जबड़ा हुआ, तो इसी तरह ये ऊपर वाला जबड़ा है, अपर जो मतलब ऊपर वाला जबड़ा है। ठीक है, इसको 20 से हम लोग काट देते हैं। ठीक है, 20 से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इसको 20 से डिवाइड कर दिए, तो ये शुरू का 2 जो दिख रहा है, यहाँ पे आई लिखा हुआ, मतलब आई मतलब क्या होगा, ये इंसाइजर है, मतलब ये क्या है, ये कर्तनक है। ये क्या है आपका? कर्तनक हो गया। अब एक तो ये सी जो लिखा हुआ है, यहाँ पे सी लिखा हुआ है, ये मतलब क्या हो गया, ये केनाइन हो गया, भेदक हो गया। फिर 2 ठो जो है ये आपका प्रीमोलर है, ये पीपी लिखा हुआ है ना, मतलब ये प्रीमोलर है, प्रीमोलर है। ठीक है, और ये आपका 3 ठो जो बचा, ये आपका मोलर है। ये क्या आपका? मोलर है। आपको दिखाते हैं, किस दिखाई देगा आपको, ये इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, और फिगर लिए हम। देखिए ये आपका रहा इंसाइजर, जो आगे में जो दांत दिख रहा है आपको, ये दोनों दांत, ये दोनों आई वाला जो दिख रहा है, ये आपका इंसाइजर हुआ, शुरू का जो दांत, ये दोनों दांत। अगर इसमें दिखाना चाहें आपको हम, इसमें अगर दिखाना चाहें तो ये वाला दांत हुआ इसमें। ध्यान समझिएगा दांत क्या होता है। ठीक है, ये वाला दांत, ये वाला दांत और ये वाला दांत, ये आपका इंसाइजर। इसको 20 से काट दिया अभी हम। ठीक है, ठीक है, ये दांत क्या हुआ आपका? इंसाइजर हुआ। अब अगला जो दांत होगा, ये केनाइन, 1 ठो केनाइन है, बस 1 केनाइन, 1 केनाइन, 1 केनाइन। उसके बाद 2 ठो आपका प्रीमोलर आएगा। इसके बाद 2 ठो जो दिख रहा है आपको, ये प्रीमोलर होगा। ये दोनों प्रीमोलर, ये दोनों क्या है आपका? प्रीमोलर है, प्रीमोलर है। ठीक है, प्रीमोलर। उसके बाद 3 ठो जो बचेगा, वो क्या बचेगा? वो मोलर बचेगा। तो अंदर में दिख नहीं रहा आपको, तो यहाँ पे तो दिख रहा है आपको ना, ये 3 ठो क्या है आपका? मोलर है। तो बताइए, एक साइड में, इस एक साइड में, जबड़ा के एक साइड में आपको 2 ठो मिला इंसाइजर, मतलब 2 ठो मिला आपको कर्तनक मिला, 1 ठो भेदक मिला, 2 ठो प्रीमोलर मिला, मतलब अग्रचवर्णक मिला, और 3 ठो आपको चवर्णक मिला। तो देखिए कितना दांत मिला टोटल? 2 और फिर 1 3, मतलब 2 ठो कर्तनक मिला, 2 हो गया, और 1 3 हो गया, 3 2 ये 5 हो गया, 5 3 8 हो गया। तो 8 ठो तो इस साइड हुआ, इस साइड कितना दांत हुआ आपका? 8 दांत हुआ। इस साइड 8 दांत हुआ, तो इस साइड में कितना होगा? 8 दांत होगा।
तो बताइए 8 इधर हुआ 8 इधर हुआ, कितना हो गया? 16 हो गया। कितना हो गया ये? 16। तो 16 ये ऊपर का हुआ, तो 16 नीचे भी होगा, तो कितना हो गया टोटल? 32 दांत हो गया। तो एक मनुष्य में कितना दांत पाया जाता है? 32 दांत होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? मतलब शुरुआत का यहाँ पे आई आई लिख भी दिए हैं, ये शुरू का ये दोनों कर्तनक है, मतलब ये भी तब आई आई होगा, ये भी क्या होगा? आई आई होगा। मतलब ये क्या भाई, ये क्या है? ये दोनों भी कर्तनक है। मतलब अगर ये दोनों कर्तनक है आपका, तो ये भी इधर का भी, इस साइड का भी, ये दोनों क्या है आपका? कर्तनक ही है। अगला ये फिर आपका भेदक हो गया, मतलब केनाइन हो गया आपका। फिर दो ठो फिर क्या होगा? फिर आपका प्री मोलर होगा। फिर 3 ठो आपका मोलर हो जाएगा। ठीक है, उस साइड भी यहाँ पे देखिए टोटल इसमें 16 दांत होगा। अगर इस बंटवारा अगर आप किए हैं तो 2 ठो आपका आई आई, तो इधर भी 2 ठो आई आई होगा। फिर 1 ठो केनाइन लिए हैं, तो ये भी आपके इधर सी वाला केनाइन 1 ठो होगा। फिर इधर आपका 2 ठो प्री मोलर है, तो इधर भी 2 ठो होगा प्री मोलर होगा। इधर 3 ठो मोलर है, इधर भी 3 ठो क्या होगा? मोलर होगा। तो टोटल आपको बताइए, ऊपर वाले जबड़े में टोटल आपका कर्तनक कितना दांत हुआ? 4। लेकिन अगर नीचे का भी बात किया जाए तो नीचे भी 4 होगा, तो कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा कर्तनक आपका। उसी तरह केनाइन का बात करें तो ऊपर जबड़े में 2 केनाइन हुआ, मतलब 2 ठो आपका रदनक या भेदक हुआ। ठीक है, तो इधर भी कितना हो जाएगा? नीचे भी 2, मतलब 4 हो जाएगा। अच्छा, बोला जाए प्री मोलर मतलब अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक ऊपर में 4 है, इधर नीचे भी 4 होगा, 4 4 8 हो जाएगा। और ये मोलर का बात करें तो ऊपर में 6 है, 3 3 6, नीचे भी 6 होगा, 6 6 12 दांत हो जाएगा। तो अगर हम बात करें कर्तनक का बात करें तो कर्तनक कितना हुआ? कर्तनक हो गया आपका 8 आपका। अच्छा, रदनक कितना हो गया? या भेदक का बात करें केनाइन, ये इंसाइजर आई वाला हुआ, ये आपका हो गया केनाइन। ये कितना दांत मिला आपको? ऊपर में 2, नीचे में 2, 4 मिला। और ये अगर बात करें प्री मोलर का, तो मतलब अग्रचवर्णक का, तो ये कितना मिला आपको? ऊपर में 4, नीचे में 4, कितना? 8 मिल गया ये भी आपको। ठीक है, अगला बात करते हैं चवर्णक का, मतलब मोलर का, चवर्णक वाला का। तो ऊपर में ये 3 3 6 है, ऊपर में 6 है, तो नीचे भी 6 होगा, मतलब 12। जोड़िए कितना हुआ? तो 8 8 16, 16 4 20, 20 12 32 पूर गया आपका। ठीक है, तो ये था दांत। हम लिखे भी इसके बारे में अच्छे से आपको दिखाते हैं। देखिए, मनुष्य के दांत 4 प्रकार के होते हैं। पहला का नाम कर्तनक इंसाइजर, दूसरा का नाम भेदक या रदनक केनाइन कहते हैं, तीसरा का नाम प्रीमोलर अग्रचवर्णक, चौथा का नाम चवर्णक मोलर कहते हैं। ठीक है, ऐसे कार देखते हैं हम लोग, क्या कार है इसका। एक कर्तनक आगे का दांत का क्या काम है, इसका दांत का क्या काम है, ये सब कार भी देखते हैं। मोलर का क्या काम है, देखिए सबसे पहले कर्तनक का, ये भोजन क्या करता है? काटता है। ये शुरू का जो 4 दांत दिख रहा है आपको, 4 दांत, तो ये क्या करता है? भोजन को काटता है। देखते नहीं, सेब खाते एकदम ऊपर से इसी से काटते हैं आप, कुछ भी खाते हैं क्या करते हैं? इसी से काटते हैं पहले, सेब हो कुछ भी हो, तो 4 दांत ये क्या करता है? ये आपका काटने का काम करता है भोजन को। ठीक है, अगला, अब बात, ये कर्तनक का काम क्या हो गया? भोजन को काटने का काम करता है ये। अगला रदनक का क्या काम करता है? भोजन को फाड़ने का काम करता है। ये केनाइन जिसमें रहता है क्या करता है? वो फाड़ने का काम करता है। और देखिएगा ना, ये सब जानवर जो होता है ना, उसमें केनाइन बड़ा बड़ा रहता है। देखिएगा कि यहाँ पे एक निकला हुआ रहेगा। जब भी अगर आप देखिएगा केनाइन क्या होता है, जानवर सबका ये केनाइन जो ये निकला हुआ रहता है। हम सबका तो निकला हुआ नहीं है ना, लेकिन उसका क्या होता है? ये निकला हुआ ऐसे रहता है। ये यहाँ पे जानवर का ये निकला केनाइन निकला हुआ रहता है। केनाइन ये वाला क्या होता है? ये निकला रहता है, जानवर का बहुत बड़ा बड़ा निकला रहता है। देखिएगा ध्यान से अगर देखेंगे ना, तो केनाइन क्या होता है? निकला रहता है, वो फाड़ता ज़्यादा है वो। ठीक है, अगला प्रीमोलर का काम क्या करता है? ये भोजन को कुचलने का काम करता है। देखिएगा जो भी आप खाना कुचलते हैं ना, तो यहीं पे आके कुचलाता है आपका। और अगला क्या है? मोलर। मोलर क्या करता है? भोजन को निगलने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों को पीसता है। तो मोलर का काम क्या है? छोटे छोटे टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में पीस देना। और प्रीमोलर का काम क्या है? ये भोजन को कुचलने का काम करता है। ठीक है, तो ये दांत का प्रकार था, हम बता भी दिए क्या क्या था इसमें, समझा भी दिया अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं अभी आपको क्या हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। तो आइए चलते हैं हम लोग अब सवाल नंबर 7 पर। ठीक है, देखिए सवाल नंबर 7 क्या कहता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री पौधे कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आवश्यक कच्चा सामग्री क्या क्या है इसका? तो पहली बात तो अगर देखा जाए तो इसमें अगर फिगर समझाते हैं पहले आपको। ठीक है, देखिए ये रहा आपका प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस। सबसे पहली बात तो पौधा आपका हरा रहना चाहिए, क्या होना चाहिए? हरा पौधा। तो ये क्लोरोफिल रहता है इसमें मौजूद, और पत्ता हरा भी क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड रहना चाहिए पहले तो, क्लोरोफिल। ये कहाँ से मिल जाएगा आपको? क्लोरोप्लास्ट से, हरा पौधा से मिल जाएगा आपको क्लोरोफिल। ठीक है भाई, ये हरा पौधा से मिल जाएगा क्योंकि उसमें क्लोरोप्लास्ट रहता है, उसी में क्लोरोफिल रहता है। ठीक है, अगला कार्बन डाइऑक्साइड की अगर बात करें तो ये वातावरण से मिल जाएगा। और ये अगर बात करें
ये क्या कहते हैं पानी, तो पानी आपको ज़मीन से मिल जाएगा, ठीक है, भूमि से मिल जाएगा। और सूरज तो सूर्य प्रकाश तो वहाँ से मिल ही जाएगा, सूरज से मिलेगा सूर्य प्रकाश। तो ये 4 चीज़ चाहिए, ये कच्चा सामग्री है, ठीक है। तो बता दिए इसमें कहाँ कहाँ से ये मिलेगा। क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, पहले देखिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री निम्नलिखित जगह से प्राप्त करते हैं। पहला क्या है, पानी। कहाँ से मिलेगा पानी, जमीन से मिलेगा। दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा, वातावरण से। तीसरा, क्लोरोफिल कहाँ से मिलेगा, पत्तियों के हरित लवक से, ठीक है। चौथा, सूर्य प्रकाश कहाँ से मिलेगा, सूरज से मिलेगा, ठीक है। कुछ आपको अपना पॉइंट बना के लिखा देते हैं, क्या क्या इसमें मेन बात है याद रखने वाला चीज़, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा, नोट लिखा देते हैं। देखिए पहला क्या है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पौधों के पत्तियों में होती है। पूछा जाए बताओ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है, पौधे के पत्तियों में होती है। कहाँ होती है, पौधे के पत्तियों में होती है, ये भी बात याद रखिएगा आप लोग, ठीक है, पौधे के पत्तियों में होती है। अगला बात देखते हैं, पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। इसको स्टोमाटा भी बोला जाता है। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग, स्टोमाटा। रंध्र मतलब स्टोमाटा, यहाँ पे लिख दे, स्टोमाटा कहते हैं। तो पत्तियों के क्या होता है, निचले सतह पर छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्टोमाटा कहते हैं। और इसी से क्या होता है, गैस का आदान प्रदान भी होता है। अगला क्या कहता है, क्लोरोफिल जो होता है वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाने वाला हरा रंग द्रव्य है। और क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पत्ता हरा भी होता है, ठीक है। क्लोरोफिल की वजह से ही क्या होते हैं, पौधे हरे दिखाई देते हैं, मतलब पत्ता हरा दिखाई देता है। तो इन बात को भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं हम लोग अब अगले सवाल पर, सवाल नंबर 8 पर। सवाल नंबर 8 क्या कहता है, सवाल नंबर 8, वायवीय तथा अवायवीय शोषण में क्या अंतर है। वायवीय शोषण को हम लोग ऑक्सी शोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग, ऑक्सी शोषण, ऑक्सी शोषण भी बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सी शोषण। और अवायवीय शोषण को हम लोग अनॉक्सी शोषण भी बोलते हैं। अवायवीय को हम लोग अनॉक्सी शोषण भी बोलते हैं, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए भी कि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता है। यह माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, यह यीस्ट में संपन्न होता है। इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है, इसमें नहीं निकलती है। ये इसमें क्या बोलेंगे, इसमें इथेनॉल नहीं बनता है, इसमें इथेनॉल बनता है। यही अंतर बताए थे। तो इसी अंतर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अरे पीछे वाला कहीं आगे बढ़ाना था, ठीक है। देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखे भी है जो भी आपको हम बताएं। एक तरफ वायवीय शोषण और एक तरफ अवायवीय शोषण। क्या बोलेंगे इसमें, नंबर 1 में इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है। यहाँ पे 2 नंबर में पूछा जाता है तो 2 अंतर लिखना है आपको, ये हम 4 अंतर लिखे हैं सिर्फ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, इसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है। दूसरा में क्या बोलेंगे, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है जबकि यह क्रिया ईस्ट में संपन्न होती है, ठीक है। अगला क्या बोलेंगे, इसमें इथेनॉल का निर्माण नहीं होता है, इसमें इथेनॉल का निर्माण नहीं होता है, वायवीय में नहीं होगा, जबकि इसमें इथेनॉल का निर्माण होता है। अगला बोलेंगे, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है लेकिन इसमें अल्प मात्रा में, अल्प मतलब क्या होता है, कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। एक बार फिर से बोल दीजिए इसको, तो याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है ये, इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचो नहीं पूछता है, इसको पूछा हुआ है भाई तभी तो लिए यहाँ पे। वायवीय शोषण और अवायवीय शोषण। क्या बोलेंगे, वायवीय शोषण में क्या होता है, ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटता है जबकि अवायवीय में ग्लूकोज ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटता है, ठीक है। नंबर दूसरा में बोलेंगे, यह क्रिया वायवीय शोषण जो होती है, यह क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है जबकि यह क्रिया कहाँ संपन्न होती है, ईस्ट में संपन्न होती है। नंबर 3, यह वायवीय शोषण में क्या होता है, इथेनॉल का निर्माण नहीं होता है, नहीं पे ध्यान दीजिएगा, इसमें इथेनॉल का निर्माण नहीं होता है जबकि अवायवीय शोषण में इथेनॉल का निर्माण होता है, इसमें निर्माण होता है। नंबर 4 में क्या बोलेंगे, इसमें अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है जबकि इसमें अल्प मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है, ठीक है। ये था अंतर। आते हैं हम लोग 9वें सवाल पर। सवाल नंबर 9 क्या कहता है, सवाल नंबर 9 कहता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया था और ये ऑब्जेक्टिव में भी सवाल इस तरह का पूछता है। कहता है, मछली, मच्छर, केचुआ, मनुष्य के मुख्य श्वसन अंगों के नाम लिखें। तो बताइए मछली का क्या होता है, गिल्स में, मछली क्या होता है, गिल्स। गलफड़ा जिसको बोलते हैं हम लोग, ये गलफड़ा होता है इसका श्वसन अंग, गलफड़ा से सांस लेता है, ये गिल्स बोलते हैं इसको हम लोग, क्या बोलते हैं, गिल्स। गलफड़ा भी बोला जाता है इसको, गलफड़ा। देखेंगे गलफड़ा इसका, मछली का, ठीक है। तो ये गलफड़ा होता है। मच्छर का बताइए क्या होता है, मच्छर का श्वास नली या ट्रेकिया बोलते हैं उसको हम लोग, क्या बोलते हैं, ट्रेकिया से ये लेता है। नंबर 3 में क्या है, केचुआ। केचुआ तो त्वचा से लेता है, कहाँ से लेता है, ये त्वचा से, ये त्वचा से, त्वचा से। हम लोग इसका प्रयोग मछली फंसाने में करते थे, ठीक है। और ये मच्छर का कहाँ से होता है, ट्रेकिया, ट्रेकिया, ठीक है। और अगला का बात करें, मनुष्य का तो फेफड़ा हो जाएगा,
मनुष्य क्या हो जाएगा, फेफड़ा। ठीक है, तो याद रहा आपको, मछली का क्या होता है, गिल्स या गलफड़ा, मच्छर का ट्रेकिया या श्वास नली बोलते हैं, केचुआ का त्वचा और मनुष्य का फेफड़ा। ठीक है, वही लिख देते हैं यहाँ पे। मछली के मुख्य श्वसन अंग गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। मछली का मुख्य श्वसन अंग क्या है, गिल्स है, गलफड़ा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, अगला, मच्छर का श्वास अंग क्या है, ये ट्रेकिया है या श्वास नली भी बोलते हैं उसको, ट्रेकिया। ट्रेकिया, ये देखिए ट्रेकिया। नंबर 3 है क्या है, तो ये केचुआ है। केचुआ कहाँ से होता है, त्वचा से। केचुआ कहाँ से होता है, त्वचा के माध्यम से, मतलब यहाँ पे जो लिखा हुआ है त्वचा, यही है, स्किन। ठीक है, अगला क्या है, मनुष्य में फेफड़ा से। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। नंबर 10 पे आते हैं हम लोग। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। वाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। जो जल निकलता है पत्ती के माध्यम से, अनावश्यक जल, तो उसी को कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन। पहले आपको फिगर से दिखाते हैं। ठीक है, देखिए पत्ती के, अभी जो आपको बताया कि पत्ती में क्या होता है, छोटे छोटे पाए जाते हैं, उसको कहते हैं हम लोग स्टोमाटा कहते हैं। देखिए ये खुला स्टोमाटा है, क्या है ये, खुला स्टोमाटा है। इसी के द्वारा क्या होता है, जलवाष्प बाहर निकलता है। क्या निकलता है, जलवाष्प बाहर निकलता है। दिख रहा होगा आपको फोटो, और भी दिखाते हैं आपको। देखिए कितना ये पौधे में पाया जाता है, ये खुला हुआ स्टोमाटा है, बहुत छोटा छोटा होता है, ये पत्ता में दिखाई भी नहीं देगा आपको। ये जूम किया जाता है ना, तब इसे दिखाई देगा आपको। तो इसी से क्या होता है, जलवाष्प बाहर निकलता है। इसकी जगह क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। यहाँ पे लिखे भी है, पौधों द्वारा अनावश्यक पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ये कहाँ से होता है, ये स्टोमाटा से होता है। ठीक है, एक और परिभाषा इसको लिखे हैं, यहाँ पे दिखाते हैं आपको। क्या कहते हैं, पौधों द्वारा अपने अंदर मौजूद अतिरिक्त पानी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग, वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। ठीक है, अब कुछ नोट भी लिखे हैं। मतलब क्या, मेन बात क्या होता है, जो पौधा में जो अधिक मात्रा में जो जल मौजूद हो जाता है ना, उसी को वाष्प के रूप में बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है, उसे कहते हैं हम लोग वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। कुछ बात याद रखिए। परिभाषा तो ये से लिखना है हमको, क्योंकि परिभाषा पूछा है तो परिभाषा दोनों में से कोई एक लिख देंगे। इन कुछ बात नोट में भी याद रखिएगा। ठीक है, कहता है पौधे जड़ों से मिट्टी, रुकिए 4 भी खत्म हो गया, रुक जाइए जरा सा। देखिए हम सब खत्म होने वाला ही है, 10 मिनट यार टिक जाएगा। क्या कहता है, पौधे जड़ों से मिट्टी का पानी अवशोषित करते हैं, ये याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्या है, पौधे के शरीर में इस पानी का केवल थोड़ा हिस्सा ही इस्तेमाल होता है। अगला, बाकी पानी पौधे वाष्प के रूप में बाहर निकलते हैं। अब पौधे के तने, पत्तियों और फूलों से वाष्पीकरण के जरिए पानी वायुमंडल में जाता है। और लास्ट, इसका मापने का यंत्र, वाष्पोत्सर्जन की दर को पोटोमीटर नाम के यंत्र से मापा जाता है। ये भी याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किस यंत्र से नापा जाता है, तो पोटोमीटर से। तो ये नोट याद रखिएगा, नोट ना ऑब्जेक्टिव में काम आएगा ये। ठीक है, तो इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं नोट को। पहला नोट क्या है आपका, पौधे जड़ों से मिट्टी का पानी अवशोषित करते हैं, मतलब जड़ से अवशोषित किया जाता है पानी को, और ये मिट्टी में जो पानी रहता है उसी पानी को जड़ अवशोषित करता है। ठीक है, दूसरा क्या बोलेंगे, पौधे के शरीर में इस पानी का केवल थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल होता है, मतलब जो पानी अवशोषित होता है ना, वो थोड़ा सा हिस्सा इस्तेमाल होता है, और बाकी पानी जो होता है वो पौधे वाष्प के रूप में बाहर निकाल देते हैं, इसी क्रिया, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा। ठीक है, चौथा में क्या बोलेंगे, पौधे के तने, पत्तियों और फूलों से वाष्पीकरण के जरिए पानी वायुमंडल में चला जाता है वाष्प बन करके। और पांचवा में क्या बोलेंगे, वाष्पोत्सर्जन दर को पोटोमीटर्स के नाप से यंत्र से मापा जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 10 क्वेश्चन। बताइए आपको कैसा लगा ये क्वेश्चन सब। तो उम्मीद करते हैं कि ये सभी बातें आपको समझ में आई होगी। और बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो किसी सवाल में अगर दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसको अच्छा समझा दें। अगर वीडियो आपको ज़रा से पसंद आया हो ना, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, बड़ा मेहनत से बनाते हैं वीडियो। तो चलिए फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, और एक कमेंट भी कर दीजिएगा प्यारा सा।